अच्छा बच्चों, आज ये मैं ना आपको पीवी डायग्राम्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भी कैलकुलेशन है या कॉन्सेप्ट हैं, वो बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें पीवी डायग्राम्स में आपको पहली बात जो पता होनी चाहिए वो रिलेशन पता होना चाहिए जो इससे मुतल्लिक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, वो हमें पता है कि इट इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जो है वो प्लॉटेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि P और V जो है वो किस रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं अब ये कांस्टेंट माने जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर जो दो वेरिएबल यूज होंगे उनके अलावा हर जो वेरिएबल होगा, जो उन दो के अलावा तीसरा वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसलिए अब हमारा जो रिलेशनशिप बनाएगा वो पी वी इक्वल टू अ कांस्टेंट बनेगा। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होती है कि अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो कंफर्म बात होती है कि उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। और ग्राफ से जो भी क्वांटिटी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आती है, जो कि हीट या एनर्जी या वर्क होता है, वो एरिया अंडर द ग्राफ से आएगी। ठीक है, जो भी ग्राफ के नीचे एरिया होगा वो इससे कैलकुलेट होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे पेपर में, हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ एक ही कैलकुलेशन आती है हमें, बाकी तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन खुद दी होती है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना होता है। सिर्फ वो आगे चल के मैं फिर बताता हूँ कि कौन से वाली उन्होंने हमें दी होती है। ठीक है। तो पहली बात जो अब आपको समझनी है वो ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप में है। तो जब भी कोई चीज़ इनवर्स रिलेशनशिप में होती है तो उसका ग्राफ की ये शेप होती है। ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शेप्स हैं, तो ये क्यों बनती हैं इस तरह की शेप्स? इसको समझने के लिए दूसरे नंबर पे आप देखें कि अगर हम पी और वी का इनवर्स रिलेशनशिप लेते हैं एक टेम्परेचर जो कम वैल्यू का है, जैसे ये T1 है, तो आप देख रहे हैं कि ये कर्व यहाँ पे चलेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा? उसके लिए हम इस इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर हम कांस्टेंट रख लें, यहाँ पे ये देखें, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख लेते हैं तो ये हमारा मुसलसल टेम्परेचर जो है वो आगे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे। तो वो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और दूसरे नंबर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये चीज़, तीन जो कर्व्स हैं, अब आपको थोड़ी बहुत क्लियर होगी होंगी कि ये जो ब्लू वाली कर्व है वो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाए कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो इसको फॉलो करेगी। ठीक है। यहाँ पे कि इधर को जाएंगे तो आप हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें आपका जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होना चाहिए इस वक्त। ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे ये लास्ट में है। तो इसमें अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो गैस के अंदर ये तीन लाइनें आपको क्लियरली अब समझ आ गई हैं कि अगर हम इन लाइंस के अलोंग चलेंगे, कोई भी कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वहाँ हम बोलेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, पी एंड वी दे आर इनवर्स टू ईच अदर। सम टाइम आप देखोगे क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो इवन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इट मीन्स आप फिर हाई टेम्परेचर कर्व्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो जब आप हाई टेम्परेचर कर्व्स की तरफ जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है। वो यहाँ पे हीट लॉस्ट और हीट गेन के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा तो वहाँ चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अगर इसमें जाएंगे तो यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि अगर आप चलें, आप उल्टा कर लेते हैं, अगर आप हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कि प्रेशर जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है और हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम हाई जो है वो टेम्परेचर कर्व से लोअर टेम्परेचर कर्व की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ जो हीट होती है वो नेगेटिव हो रही होती है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो हीट पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो दूसरी इक्वेशन जिससे सारी हमारी कैलकुलेशन का ताल्लुक होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड, नहीं फर्स्ट लॉ ही है ना, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें अब हम सब जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस में के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन इस तरह लिखी होती है जिसमें डेल यू होता है। ठीक है, डेल यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो ये डेल्टा यू क्या है, ये इनकी मीनिंग समझ लें पहले। ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, और ये क्यू जो है ये हीट गिवन टू द गैस है, हीट गिवन और एडेड टू द गैस है, गैस। और डब्ल्यू जो है वो वर्क डन ऑन द गैस। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ तो फिर वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा, तो ऑन द गैस। और ये सारी जो डिस्कशन है आपको ये याद रखना है कि ये आइडियल गैस से रिलेटेड है, रियल गैस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब आप बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर अच्छे से समझ लें कि देखें, अब इसको भी और इसको भी इन्वॉल्व करके मैं वो चारों कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ जो तकरीबन हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वो आप आराम से आंसर कर लेंगे। तो देखें, अब हम जैसे इस लाइन पे बात कर रहे थे, पहले ये स्ट्रेट लाइंस का कर लेते हैं, ज़रा इजी हो जाता है कि अगर हमारी जो लाइन है वो उल्टी है, मतलब हम इस तरफ को जा रहे हैं, ड्रॉ की हुई लाइन ऐसे मिलती है हमें, तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि अब हम एक हाई टेम्परेचर कर्व से एक लो टेम्परेचर कर्व की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ हीट नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं और वर्क जो है, पहले अगर वर्क लिखना ज़्यादा बेहतर है, वर्क डन जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आप एक हाई टेम्परेचर कर्व से एक लो टेम्परेचर कर्व की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर मेंटेन रहे तो फिर ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से अब हमारी डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, मोर नेगेटिव होगी। जो 23 का क्वेश्चन आया वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वो मैं आपको अभी पहला वही करवाऊंगा कॉन्सेप्ट ना, इसके बाद। अच्छा, तो ये हमारा इस लाइन से रिलेटेड जो नॉलेज है, अगर रिवर्स हो जाता तो फिर आप खुद ही समझ लें कि अगर आपको ये कर्व इस तरफ को मिलती है तो सारा ये इन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वर्क है वो अब आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऑब्वियसली आपको, क्योंकि आप एक छोटी लेस टेम्परेचर वाली कर्व से बड़ी में जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी बड़ा नॉलेज होता है साइंस के अंदर कि आपको अगर एक एस्पेक्ट पता है तो दूसरा बिल्कुल उसके रिवर्स होगा, वही सारी चीज़ें 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप एक चीज़ याद कर लें, दूसरी खुद ब खुद ही आप समझे आपको आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ उसके साइंस चेंज करेंगे। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं दूसरे वाली चीज कर्व पे, ये वाली जो कर्व स्ट्रेट लाइन है, बल्कि कर्व पे तो नहीं अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन जो है यहाँ पे, तो इसको भी, इसको और इसको मिला के अब हम देखते हैं कि यहाँ भी अब आप देखें कि अगर आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहे हैं, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो होगा गैस पे वो जीरो होगा। ठीक है, अब आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आ रहे हैं तो क्यू ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, और जब क्यू नेगेटिव होगी, इन दोनों में से एक नेगेटिव है दूसरा जीरो है, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव हो जाएगी।
ये हो गया, ये दोनों कर्व तो परमानेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी की तरफ। तीसरी कर्व जो ये वाली है, स्ट्रेट लाइन वाली, नहीं स्ट्रेट लाइन वाली नहीं, ये जो कर्व्ड लाइन वाली है, ठीक है, ये वाली जो है, इनमें से कोई चूज कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कर्व्ड लाइन के ऊपर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो 22 के मई जून के पेपर के 4-1 में है, बिल्कुल इसी तरह का वो इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, जीरो होगा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस की सारी एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर से जुड़ी होती है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जीरो होगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखेंगे कि अगर तो आप आए हैं हाई टेम्परेचर कर्व से लो टेम्परेचर कर्व्स की तरफ, तो उसका मतलब ये हुआ कि क्यू नेगेटिव होगी आपकी। ठीक है, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं, मैं तो इसकी सॉरी बात कर रहा था। तो ये वाली कि अगर आप जा रहे हैं इधर को, ठीक है, इस तरफ को जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, वर्क नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे जितना वर्क आपका नेगेटिव हो रहा होगा, उतनी फिर आपको साथ के साथ जो है वो हीट पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो ये कर्व फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं फॉलो हो सकती। ठीक है, ये यहाँ पे ये मामला होगा कि इसके ऊपर जितनी आप इसके अंदर हीट डालेंगे, ठीक है, उसी लिहाज से जो है वो वर्क नेगेटिव होता चला जाएगा, कोई इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, एक चौथी तरह की कर्व आती है, वो भी आ जाती है, ज्यादातर तो उन्होंने खुद ही फिल करके दी होती है, हमें नहीं वो करनी होती, लेकिन फिर भी आपको उसका आइडिया होना चाहिए। तो ये चार टोटल मेन कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर जो आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए इनके बारे में। वो कुछ इस तरह की कर्व होती है, कर्व भी समटाइम होती है, समटाइम स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं इसको सारे को रेज करके वो बना दूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये देखें, मतलब वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह की है कि आप कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्क डन होता है, मतलब ऐसी कर्व्स बनी हुई होती हैं ऐसी, तो उसमें ये इस तरह की इनवर्स प्रोपोर्शन वाली कर्व नहीं होती, यूं स्ट्रेट लाइन सी कर्व होती है। तो इस तरह के मामलों में जो क्यू है हमारी, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ सारे की सारी जो प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है, वो आ रहा है वर्क पॉजिटिव की वजह से, तो यहाँ वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है, और इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी सारी की सारी जो है वो बढ़ रही होती है वर्क की वजह से। तो ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो जब कभी भी आपको आएंगे तो आपको ये चार बातें अगर आती होंगी, आप आराम से हर तरह का क्वेश्चन जो है वो आंसर कर लेंगे। मैं दोबारा से रिकॉल, चलो दोबारा से क्या रिकॉल करानी है, आप जरा क्वेश्चंस में देखें तो आपको वहाँ ये दोबारा खुद ब खुद ही रिकॉल करना में हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको अभी छोड़ते हैं यहाँ पे, चलें। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है वो क्या है। अच्छा, ये देखें, ये 23 का क्वेश्चन है, उसका बी पार्ट है। मैंने ये हाईलाइट कर दिया ताकि आप ओरिजिनल क्वेश्चन भी देख लें कि ओरिजिनल में क्या कुछ है। तो बाकी तो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, छोटा मोटा होता है, लेकिन क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसी को आपको प्रॉपर करके समझा दूँ। स्टेट the state of an oil gas is continuously changed according to the cycle A, B, C, D, A shown in the figure 3.1. Complete the table for the changes A to B and B to C. अभी वो वाली बात, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वो आइसोथर्म की जो कर्व्स हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है ना, हमेशा आपने माइंड में रखना है, फिर आप आराम से इसको जो है वो आंसर कर लेंगे। ठीक है, एक दो ही बना दी मैं, बेहतर है। अब आप देखें ए टू बी है, अब आप ए से बी आ रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आप क्योंकि आप एक हाई टेम्परेचर वाली कर्व से एक लो टेम्परेचर वाली कर्व की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्यू जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होगी। जब क्यू नेगेटिव होती है तो वो मोर नेगेटिव होती है, जब मोर नेगेटिव होती है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये अगले क्वेश्चंस में मैं आपको
दिखाऊंगा भी कि ये क्या चीज है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप जो दूसरा चेंज है उसको भी सही से समझ लें, उसके अंदर क्या है, बल्कि इनको तो लगा ही रहने देता ना। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट वाला जो B2C, B2C में आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ हमारा वर्क डन तो जीरो होगा। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो और दूसरी चीज जो है प्रेशर बढ़ रहा है, तो बाकी Q जो है वो पॉजिटिव होगा, और Q पॉजिटिव होने की वजह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरह से होना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखें, ये जो है 2010 का है, अक्टूबर नवंबर 2010, 41 पेपर है, उसका क्वेश्चन 2 है, उसका पार्ट है ये B। तो यहाँ देखें कि ये PQ, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ज्यादा वाजे हो जाएगा। ये P से Q, Q से R और R से P की एक उसने हमें क्लोज जो है वो डायग्राम दी हुई है। तो इसके अंदर अब आप देखें कि एक कैलकुलेशन भी है, वो मुझे आंसर याद है तो मैं बता दूंगा कि उसका आंसर क्या है। ये जैसे यही है, पहले वाली कैलकुलेशन है, P to Q जो है उसने कहा जी कि ये बताएं कि यहाँ पे वर्क डन कितना है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का। तो यहाँ से वर्क जो निकलता है वो निकलता है, इसका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 8 - 2 6 आता है, इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका जो प्रेशर है वो 4 है, इंटू 10⁻⁵। तो ये 240 जूल आ जाता है। तो वो अब हम यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया, 240 जूल। अब यहाँ पे भी ये है कि ये क्योंकि कर्व्स इस तरह बननी है इसकी, क्योंकि वॉल्यूम इसका उधर है ना, ऐसे। तो यहाँ पे भी आप देखें कि आप एक बड़ी जो है वो आइसोथर्मल कर्व से एक छोटी कर्व की तरफ आ रहे हैं। आइसोथर्मल वही होता है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस कर्व को कहा भी जाता है कि ये आइसोथर्म है या आइसोथर्मल कर्व है। तो यहाँ से जब आप नीचे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे Q ज्यादा नेगेटिव होगी। अब आप देखें ना, ये क्लियर होगी अब आपको बात कि जब आप यहाँ से यहाँ आए तो Q ज्यादा नेगेटिव है, वर्क आपने कम पॉजिटिव किया, तो ऑब्वियसली आपकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने ये आंसर किया था, तो वो आपने अब उसको देख लिया कि मैथमेटिकली वो जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि हम वॉल्यूम कम करते हुए आ रहे थे, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि हमने वॉल्यूम को जो है वो कम किया। ठीक होगी ना बात। तो ये चीज अब आपको काफी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद मेरे बेटा अगली जो चीज इसके अंदर है आ, वो ये है, इनको मतलब अरेज कर दूं। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये है कि ये सारा उसने खुद कर दिया। उसने कहा जी Q to R, Q to R जो है यहाँ पे, क्योंकि हीट रिप्रेजेंट ही नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्क डन तो जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हीट जो है वो उसने जो है वो दी है। तो इवन ये जगह वो ब्लैंक भी छोड़ देता तो हम अपने कॉन्सेप्चुअल जो है, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आराम से ये आंसर दे देते। तो यहाँ पे ये जीरो है, ये 720 है, तो ओवरऑल जो चेंज हो जाएगा हमारा वो 720 का हो जाएगा। तो यहाँ चेंजेस जो हैं वो मेंशन करने होते हैं, ना कि फाइनल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर फाइनल वैल्यू हो तो फिर ये हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब R to P, ठीक हो गया। R to P में वो कह रहा है कि जी हमने हीट जो है वो 480 दी है, ठीक है, और यहाँ पे वर्क का अभी हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम क्लोज पाथ का लगाते हैं। आप याद रखें भी, किसी भी क्लोज्ड साइकिल के अंदर आइसोथर्मल जितने भी साइकिल हैं क्लोज पाथ होते हैं, इनके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे ये 720 पॉजिटिव है, ये -360 नेगेटिव है, तो यहाँ भी -360 करेंगे तो ये फिर हमारे 720 -720 होके जीरो आंसर बने। ठीक होगी बात। तो इसलिए इसको पहले जीरो करना होता है। इसके जब भी आपने साइकिल फिल करना है तो आपको हमेशा 2 कॉलम्स फिल करने के बाद जो है, या रोज या कॉलम फिल करने के बाद, आपने इस पूरी जो यहाँ तो कॉलम की फॉर्म में है, समटाइम ये रो की फॉर्म में भी होता है, तो उसको जीरो बनाना होता है। 720 पॉजिटिव, 720 नेगेटिव, तो जीरो हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना होता है कि इस ब्लॉक में क्या नंबर आए कि जिसमें से +480 माइनस करें तो हमारे पास 360 बच जाए।
ठीक है, तो वो हमें पता है, पर सिंपल सी मैथ होती है, इन दोनों को ऐड करके जो भी नंबर बनेगा वो ही नंबर यहाँ आएगा। तो वो दोनों ऐड करने से ये बनता है 840। लेकिन क्योंकि हमें वो नंबर नेगेटिव का रखना होगा, क्योंकि फाइनल आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इस तरह ये टेबल फिल होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला भी देख लें। नेक्स्ट वाला जो है वो अक्टूबर नवंबर 18 का है, 4-1 पेपर है। और उसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसकी डायग्राम नंबर लिखा होगा 2 है वहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लें, इसमें कुछ चीज़ें तो उसने यहाँ मेंशन कर रखी है। ये साइकिल बता दिया उसने हमें, PQR और P साइकिल है ये पूरा। यहाँ पे उसने ना नीचे उसने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें कि एट पॉइंट पी द गैस हैज वॉल्यूम 950, और शायद मोल कैलकुलेट करवाएं, प्रेशर बता दिया, टेम्परेचर बता दिया। द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड 97 जॉल ऑफ थर्मल एनर्जी जो है ट्रांसफर टू द गैस। मतलब यहाँ पे आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो हीट जो है वो पॉजिटिव है। जैसे पिछले में 720 पॉजिटिव थी, तो ये बिल्कुल वही लाइन है। तो यहाँ 97 उसने खुद दे दिया, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हमने वो कॉन्सेप्ट यूज करके सारे आंसर दे लेने। अच्छा, अगली बात देखें कि ठीक है, उसने उसके बाद उसने सारा कर्व का ही बारे में बताया हुआ, तो हम इसको जरा टेबल को फिल करते हैं। तो देखें P to Q, ठीक है, थर्मल एनर्जी ये Q है, 97 है। हमें पता है कि P to Q वर्क डन जो है वो 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो ये 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 97 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। ये वाला कॉलम जो है उसने खुद ब खुद ही फिल कर दिया। तो उसने जो कहा कि ये जो Q to R आप आ रहे हैं, तो यहाँ के वो जो थर्मल एनर्जी 0 है। अब आ गई ना याद, वो मैंने जो लाइन बनाई थी, स्ट्रेट लाइन लगाई थी यहाँ पे, ये वाली जो मैंने रेज कर दी, तो वो जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे यूं लगा के दी थी, उसके अंदर जो मैंने कहा था कि Q जो है वो 0 होती है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, Q 0 है। यहाँ से आप आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो नहीं करती ये वाली जो है, तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे Q 0 है। ठीक है, वर्क डन जो हुआ वो नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, तो -42.5। तो ओवरऑल हमारा आंसर 42.5 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आगे देखें कि वही वाली चीज जैसे हमने पहले किया था, अब हमने इस इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज को जो है वो यहाँ पे 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, 97 में से 42.5 को जो है वो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -54.5। ठीक हो गया। और उसी तरह अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है वो हमने सोचना है कि ऐसा क्या नंबर सोचें कि जिसमें से +37 माइनस हो, तो फिर भी -54.5 आ जाए। तो वो इन दोनों को ऐड करने से वो बनना है 1 और 91.5। ठीक है, और वो नेगेटिव में होगा। अच्छा, ये लास्ट जो है क्वेश्चन है, बाकी सारे तकरीबन कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। इसमें वो जो चेंज इन टेम्परेचर 0 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, वो वाला पार्ट यहाँ पे आप सीख जाओगे कि कैसे ये इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो कहते हैं जी, गैस अंडरगोज 3 सक्सेसिव चेंजेस एज शोन इन फिगर 3.1। ठीक है, तो यहाँ फिर उसने सारा वो बताया कि गैस जो है, जो साइकिल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम A, देन B, C एंड देन CA। और वो चेंजेस उसने यहाँ पे डिस्प्ले भी किए हुए हैं, वही यहाँ पे लिखे होते हैं। तो एक बार चलें पढ़ लेते हैं। The initial state is represented by point A. The gas is cooled at constant pressure to point B by the removal of 48 kilojoules. ठीक है, वही है कि जब वॉल्यूम कम होगा तो हमें ज़्यादा हीट निकालनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द वर्क डन। वो वर्क डन यहाँ पे भी है कि उसने कहा जी कैलकुलेट करें वर्क डन। तो ये एक रेक्टेंगल बनती है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो चेंज इन वॉल्यूम एरिया अंडर द ग्राफ लेके उससे अब हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टू पॉइंट C। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का भी अब आप कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और लास्ट में वो फिर कहता है फाइनली गैस एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बैक टू ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम at point A. During this expansion, the gas does 31.6 kilojoule of work
तो ये नेगेटिव वर्क है जो कि उसने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर में क्योंकि पेज एक साथ नहीं होते तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को समझना, इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इन्हें साइड बाय साइड रख दिया है ताकि आप इन चीज़ों को ज़रा अच्छे से समझ लें। चलें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो ये कैलकुलेशन है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद ट्राई कर लेना इसको ओरिजिनल पेपर खोल के, तो वहाँ खुद जो है ट्राई करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये P इंटू चेंज इन वॉल्यूम से हमें वर्क मिलेगा। वर्क जो है वो फिर हमारा आ जाएगा 19.2 किलो जाओ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब वो 19.2 किलो जाउल जो है वो वर्क आ गया हमारे पास। अच्छा, तो इसके बाद अब हमें पता है कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी या इंक्रीज इन, अब तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, वो आएगा 28.8 आई थिंक किलो जाउल बनेगा इन दोनों को माइनस करने से। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है जी फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो बी टू सी जो है अब आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है वर्क डन तो यहाँ जीरो होगा। अच्छा, अभी हमें थर्मल के बारे में कुछ नहीं पता और इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि कितनी हीट दे रहे हैं, वो हमने खुद डिसाइड करनी है कि यहाँ क्या नंबर आएगा, तो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। सी टू ए में जो है आपको उसने बताया कि जी कि आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं इतना, क्योंकि आप सी टू ए में लार्जर वॉल्यूम में आए तो नेगेटिव वर्क हुआ। तो ये मैंने आपको कहा है कि ये आइसोथर्मल चेंज है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो। अब हमें क्लियर हो गया, मैंने वहां भी बताया था शुरू में कि अब जो आप वर्क करेंगे वो हीट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम है इन दोनों का। तो ऑब्वियसली अब डेल यू जो है इट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। तो अगर वो जीरो है तो ये -31.6 है, तो ऑब्वियसली ये +31.6 हो जाए। ठीक हो गया, टेबल फिल हो गया। फिर मैं आपको बार बार कहा कि ये जगह हमने जीरो बनानी होती है। अब ये जीरो है, वो -28 है, तो ये जीरो इसी सूरत में बन सकती है कि अगर हम यहाँ पे +28.8 जो है किलो जाउल लिख दें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क डन जीरो है। ठीक है, इधर से अब यहाँ रिजल्ट जो है वो हमारा +28.8 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी जो क्यू होगी वो भी 28 होगी। तो इस तरह से ये सारी टेबल फिल होती है। आप इन जो क्वेश्चंस को अपने ओरिजिनल पेपर्स में खोल के इनके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करें और समझें। अगर कोई मसला हो तो मुझे फिर ज़रूर बता देना कि ये हमसे नहीं सॉल्व हो रहा।